नमस्कार। हमने रेशियो एनालिसिस चैप्टर देख लिया था, जिसके अंदर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो तीनों प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। असाइनमेंट के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे गए थे। उम्मीद है आप सभी ने वो पूरे कर लिए होंगे। अब हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। किसी की थोड़ी बहुत गलती रही हो तो वो उसमें सुधार कर ले। यदि आपकी सही है तो बहुत अच्छा है। हम अब इसका वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल आपको दिया गया था, अनुपातों में दो मदों के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जा सकता है। अनुपात के रूप में, दर के रूप में, प्रतिशत के रूप में, उपयुक्त सभी। तो रेशियो को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है अनुपातों के दो के मध्य संबंध? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी इसका सही आंसर है। इन सभी के रूप में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। शोधन क्षमता अनुपात में शामिल है। पहला है आपका चालू अनुपात करंट रेशियो, दूसरा आपको दे रखा है अम्ल परख अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो, और लास्ट ऑप्शन आपका है उपयुक्त ए व दो दोनों। तो स्टार्टिंग वाले जो दो आपको दे रखे हैं ये क्या है? वैसे तो ये लिक्विडिटी रेशियो के पार्ट हैं, लेकिन ये किससे संबंधित होते हैं? शॉर्ट टर्म से। शोधन क्षमता हम किससे देखते हैं? दीर्घकालीन से, ज़्यादा लॉन्ग टर्म से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऋण क्षमता अनुपात इसका सही आंसर है। तो शोधन क्षमता अनुपात में क्या शामिल है? ऋण क्षमता अनुपात। अगला सवाल आपका है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात नहीं है। सवाल आप ध्यान से देखें, इसमें नहीं है पूछा गया। पहला आपको दे रखा है शोधन क्षमता अनुपात, दूसरा आपको दे रखा है स्वामित्व अनुपात, तीसरा आपका है चालू अनुपात या करंट रेशियो, और लास्ट आपको दे रखा है ऋण क्षमता अनुपात। तो इसमें आप देखो कि लॉन्ग टर्म से कौन सा संबंधित है। तो इसमें आपको या तो ये मालूम होना चाहिए लॉन्ग टर्म में कौन कौन से आते हैं, या आपको ये मालूम होना चाहिए शॉर्ट टर्म में कौन से आते हैं। दोनों में से कोई भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें जो आपको दे रखे हैं स्टार्टिंग वाली, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म है। ये भी क्या है? लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्या बचा? शॉर्ट टर्म में क्या आता है हमारे? लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? चालू अनुपात। सवाल नंबर 3 का सही आंसर आपका है चालू अनुपात या करंट रेशियो। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्न में से तरल संपत्ति या लिक्विड एसेट्स नहीं है। पहला आपका है रोकड़ व बैंक शेष, दूसरा आपका डेप्टर्स, तीसरा आपको दे रखा है स्टॉक, और चौथा आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। तो लिक्विडिटी एसेट्स, लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हमने करंट रेशियो के अंदर जब हमने लिक्विड रेशियो देखे तो उसमें हमने देखा था करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो जब हम लिक्विड रेशियो देख रहे थे तो उसके अंदर हमने करंट एसेट्स में से क्या लेस किया था, किसको शामिल नहीं किया था लिक्विड एसेट्स बनाने के लिए? स्कंद को हमने उसमें से लेस किया था, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस किया था। तो कौन सी इसमें से तरल संपत्ति नहीं है? आपका सही आंसर क्या होगा? स्कंद या स्टॉक। तो चौथे सवाल का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 3। अगला सवाल आपका है, अधिकांश संस्थानों के लिए चालू अनुपात आदर्श माना जाता है। लिक्विड रेशियो के अंदर हमने पहले देखा था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या था आपका? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, और उसमें आपको बताया था कि इसका आदर्श अनुपात क्या होता है। इसका आदर्श अनुपात होगा आपका 2:1। सही ऑप्शन आपका है इसका 1 नंबर। और लिक्विड एसेट रेशियो का क्या होता है सही अनुपात? अगर हम लिक्विड रेशियो का देखेंगे तो क्या होगा? 1:1। एक इसके लिए होगा लिक्विड रेशियो के लिए, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के अंदर आपका सही क्या होगा? 2:1। ये क्या होगा? आदर्श, यानी जितनी आपकी चालू संपत्तियां हैं वो आपके चालू दायित्व है कि से कितनी होनी चाहिए? दुगनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 2:1। नेक्स्ट सवाल आपका है, कुल संपत्ति की गणना में शामिल नहीं की जाती है। टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे कुल संपत्तियों के अंदर? पहला आपका है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा आपका करंट एसेट्स, तीसरा दे रखा है आपको विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ, सेल्स, इक्वल में जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो, और लास्ट आपका दे रखा है कृत्रिम
संपत्तियाँ। तो किसको शामिल नहीं करोगे कुल संपत्ति के अंदर? जब हमने एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल रहे थे तो उसके अंदर आपको बताया गया, तो इसके अंदर हम किसको शामिल नहीं करेंगे? कृत्रिम संपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका है कृत्रिम संपत्तियाँ। 4 नंबर सवाल ऑप्शन इसका सही है। कुल संपत्ति की गणना में कृत्रिम संपत्तियों को हम शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यदि करंट रेशियो 2.5:1 हो तथा चालू दायित्वों के 1 लाख रुपए होने पर चालू संपत्तियां होंगी, तो चालू अनुपात, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि चालू अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तो चालू अनुपात हमें क्या दिया होता है, हम क्या निकालते हैं चालू अनुपात के लिए? CR करंट रेशियो इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई CL, यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। तो हमें इसने क्या दे रखा है? हमें इसने करंट लाइबिलिटीज़ दे रखा है, लेकिन करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, तो हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि CR करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? CA डिवाइडेड बाई CL। तो जहाँ CR आपको दे रखा है, CR अपना हमें कितना दे रखा है? 2.5:1। तो जहाँ CR हमने लिखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 2.5 डिवाइडेड बाई, और सामने हम क्या लिखेंगे? करंट एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो करंट एसेट्स को हम क्या मान लेंगे? X मान सकते हो। और किसे डिवाइड करोगे? 1 लाख से, और अनुपात के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जब X का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे उसको। तो इसका सही आंसर आपके पास निकल के क्या आएगा? 2,50,000 या 2.5 लाख। तो इसका सही आंसर है 2.5 लाख। फॉर्मूला रखिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको फाइंड करने के लिए बोला गया। तो एग्ज़ाम में या तो आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा कि सारी चीज़ें दे रखी होगी और उसको आपको वो अनुपात पूछा जाएगा। कई बार आपको अनुपात दे दिया जाएगा, और जो जिन चीज़ों से वो अनुपात निकलता है, हमारा जो फॉर्मूला जिसमें हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें से कोई अमाउंट क्या करती जाएगी? मिस कर दी जाएगी। तो हम फॉर्मूला रखेंगे, जहाँ हमारे पास वो अमाउंट जो मिस है उसके अंदर हम X रखेंगे और उस फॉर्मूले को सोल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? चालू संपत्तियाँ। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी अनुपात का दूसरा नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशियो किसका दूसरा नाम है? तरल अनुपात, चालू अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात और कार्यशील पूंजी। तो इसका आपका सही आंसर होगा चालू अनुपात। करंट रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम किस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के माध्यम से निकाली जाती है। और चालू अनुपात में भी हम क्या लेते हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रेशियो ही देखते हैं। नेक्स्ट, तरल अनुपात की गणना करते समय निम्न में से किस संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है? लिक्विड रेशियो निकालने के लिए किसको शामिल नहीं करते? करंट एसेट्स में से हम क्या लेस करते हैं? पहला है आपका स्टॉक, दूसरा डेब्टर्स, तीसरा कैश और चौथा है आपका बिल्स रिसीवेबल। तो किसको ध्यान में हम नहीं रखेंगे? तो जब हम करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स की तरफ जाते हैं तो हम किसको लेस करते हैं? स्टॉक या स्कंद को लेस करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? स्कंद। बाकी करंट एसेट्स में हम सारी चीज़ें शामिल करके चलते हैं। और अब यदि हमें यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखा होता है स्कंद के साथ में, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका है स्कंद या स्टॉक। लास्ट सवाल आपका है, अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य है? रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो थ्योरिकल PDF आपको भेजी गई थी उसके अंदर इसके सारे उद्देश्य आपको बताए गए थे, उसमें से ये सवाल लिया गया। पहला है तरल स्थिति का ज्ञान, तरलता स्थिति का। तो तरलता स्थिति का ज्ञान क्या रेशियो से होता है? लिक्विड रेशियो के अंदर हम क्या देखते हैं? लिक्विडिटी ही देखते हैं फर्म की, तो बिल्कुल सही है। दूसरा लाभदायकता अनुपात, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करवाया गया, उसके अंदर हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट को ही तो करते हैं, तो लाभदायकता ज्ञान भी होता है। शोधन क्षमता का ज्ञान, जब हम एसेट्स का संबंध देखते हैं, दीर्घकालीन संबंधों के अंदर अगर अनुपातों की बात करें तो हम शोधन क्षमता देखते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो वगैरह जो है, तो ये सारे क्या करते हैं? हमें शोधन क्षमता का ज्ञान भी कराते हैं कि संस्था अपने दायित्वों को चुकाने में कितना सक्षम है या नहीं है। तो ये भी होगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तरलता का ज्ञान भी करवाता है अनुपात, लाभदायकता का ज्ञान भी करवाता है, शोधन क्षमता का ज्ञान भी करवाता है, यानी सही आंसर आपका इसमें क्या हुआ? उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इसके असाइनमेंट के रूप में जल्दी भेज दिए जाएंगे। आप इन सभी को अपनी नोटबुक में
साथ साथ में नोट करते रहें, जिससे एक तो आपका स्टडी मटेरियल और नोट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे, दूसरा ये आपके जूनियर्स को भी काम आएंगे। तो आप असाइनमेंट साथ साथ में बनाते रहें। अपने और अपने घर वालों का कोविड से ध्यान रखें। थैंक यू।